बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना पर एक किसानों को एक पत्र लिखा है, जिसमें पीएम ने लिखा है कि बीज से लेकर बाजार तक किसान की हर दिक्कत को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पत्र उत्तराखंड के नैनीताल के हीमानंद को लिखा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए पीएम को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी। अब प्रधानमंत्री ने हीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद किया है। नए कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का पूरी तरह से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति राज्य संशोधित विधेयक को स्वीकृति नहीं देते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कैप्टन ने कहा कि सूबे के राज्यपाल ने अभी भी राज्य संशोधित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयकों को पारित किया है, लेकिन ये दुखद है कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र को कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों के साथ बैठना चाहिए और मौजूदा कृषि कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाने चाहिए। साडी विधान सभा यूनैनिमसली फैसला कर दी है कि असी कानून रद्द करते हैं और ये कानून जिहड़े हैं असी नवे असी बनाने हैं और वो सारिਆਂ ने जाके गवर्नर साहब नूं ये हैंडओवर किए ने जो बिल पास किया सीगा यूनैनिमसली। गवर्नर साहब हैज़ नो बिजनेस टू सिट ऑन दैट फाइल। उन्हां दी ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति जी नूं फॉरवर्ड करन अंडर सैक्शन 254(2). इट इज़ हिज ड्यूटी to send it to the president, and the president under 254(2) will decide whether he rejects it or not. If he rejects it, I will go to the Supreme Court. और फतेहगढ़ साहिब में खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसी फूड सप्लाई गेहूं की खरीद करे या ना करे, लेकिन पंजाब सरकार किसानों का मंडी में पहुंचा गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। भारत भूषण आशु पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर शुरू किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहां आए थे। कैबिनेट मंत्री आशु ने कैप्टन सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। एक एक दाना जिहड़ा किसानां दी मेहनत दा चक्किया जाएगा, चाहे उन्हां दा मंशा कुछ भी होवे, पर असी अगली प्रोक्योरमेंट वास्ते बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर सीएम की रिपोर्ट कार्ड देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। सीधा सीएम को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लिखा कि यह निंदनीय है कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने वादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ड्रग के खतरे को खत्म किया है, लेकिन नशे के सोर्स को खत्म नहीं किया। चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि 4 हफ्तियां दे विच नशा बिकना ते खपत दोनों बंद साथी दोनों। उन्होंने लिखा है कि अमानवीय है कि कैसे घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली दरों को कम करने के लिए सीएम बिल्कुल खाली है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें आसमान पर हैं। आम आदमी पार्टी अभी इसको लेकर निशाना साधती नजर आई। आम आदमी कहां जाए, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, पंजाब भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था से पीड़ित है। ऐसे में सीएम को अब तक का सबसे खराब सीएम कहा जा सकता है। तो विपक्ष के निशाने पर कैप्टन सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल, हरसिमरत कौर बादल की तरफ से कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया गया। और बीजेपी नेता तरुण चुग ने कैप्टन सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को थोथा चना बाजे गना करार दिया है। तरुण चुग ने कहा कि कैप्टन सरकार ने 48 महीनों में राजनीति में वादे खिलाफी के सरकार का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। ना तो रोजगार मिला, ना ही किसानों का कर्ज माफ हुआ। आपकी जनता जानना चाहती है नौकरियां कदों मिलणगियां, हर घर नौकरी का वादा कदों पूरा होएगा, हर जेब च मोबाइल का वादा कदों पूरा होएगा। और पंजाब में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 2387 नए मामले आए हैं सामने। पंजाब में तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना की 32 मरीजों की जान गई है। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 14,366 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना के अब तक 1,84,848 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। पंजाब में अब तक कोरोना के 6,204 मरीजों की मौत हो चुकी है।
और आंकड़ा ये एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर एक बार फिर से पंजाब में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बीते 24 घंटे में 2387 नए मामले आए हैं सामने और रोजाना 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो बढ़कर आ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या 14,366 तक जा पहुंची है। मानसा जिले में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की गिनती बढ़कर 101 जा पहुंची है। वहीं बुढलाडा, सरदुलगढ़ और मानसा में तैनात एसडीएम अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों संग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम भी चल रहा है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के चलते पंजाब सरकार की तरफ से मुक्तसर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके चलते रात को 9 बजे के बाद पुलिस की तरफ से गिदड़बाहा में बाजार बंद करवाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरदासपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा कि अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के 9 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन को भी सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। जिस तरह के हालात बनते जा रहे लगता कि लॉकडाउन नाल पासे तुरिया जा रहा। हालात ਨੂੰ देख के कह सकते हैं जिदन हालात जे ਵਧਣਗੇ ਤੇ फिर खतरनाक होणगे ਜਾਂ ਹੋਰ नाजुक होणगे फिर लॉकडाउन बारे सोच। और जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने दिखाया था कि श्री आनंदपुर साहिब के चंगर क्षेत्र में किसानों की खेतों में खड़ी फसल सूख गई है। आजादी के 73 साल बाद भी चंगर में लोग पानी को तरस रहे हैं। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने हमारी खबर का संज्ञान लिया। राणा केपी सिंह शुक्रवार को चंगर इलाके से जुड़े लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का जायजा लेंगे। इसके जरिए नहर के पानी को चंगर इलाके में पहुंचाया जाएगा। राणा केपी सिंह ने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा, ताकि चंगर इलाके के लोगों को पानी मिल सके। दमदार असर हुआ है हमारी ओर से खबर दिखाए जाने के बाद। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आखिरी दिन कई विधेयक पारित हुए। इस दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हरियाणा विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रश्न है कि सब क्लास 2 और क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। विधानसभा में आखिरी दिन कई विधेयक पारित हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सब क्लास 2 और क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ है तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया। संपत्ति क्षति वसूली बिल पर सदन में बवाल। और ऐसा आदमी जो तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है, उसके मन में भय पैदा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष ने किसानों का मुद्दा बनाकर पूछे सवाल। उसका सिर्फ और एक ही उद्देश्य है कि किसान की आवाज को दबाया जाए। सरकार और विपक्ष में बिल पर हुई आर पार। संपत्ति क्षति वसूली बिल कितना रहेगा असरदार? करिए प्रदर्शन, कौन रोकता है? हमने तो नहीं रोका। पास हो गया है तो वो दोनों ने कहा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सब क्लास 2 और क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में जमकर बड़े नेताओं में बहस हुई। संपत्ति क्षति वसूली बिल को लेकर जमकर बवाल भी हुआ। कभी अनिल विज और हुड्डा के बीच तर्क वितर्क हुआ तो कभी अन्य नेताओं के। करिए प्रदर्शन, कौन रोकता है? हमने तो नहीं रोका। रेल रोकी, हमने नहीं रोका। रास्ता रोका, हमने नहीं रोका। आप करिए। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से उसका विरोध किया है कि ये बिल पास ना हो, लेकिन बिल सदन में पास हो गया। तो कभी सीएम और कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान के बीच बहस हुई। चर्चा नहीं होगी, बिल के ऊपर चर्चा नहीं होगी क्या? इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाकर इस कानून संपत्ति क्षति वसूली बिल पर सवाल उठाए। इस तरह से आज एक बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है। संपत्ति क्षति वसूली बिल हरियाणा सरकार यूपी सरकार की तर्ज पर लेकर आई है और अगर आंदोलन और दंगों के दौरान किसी ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसी से जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए ये बिल लाया गया है और इसलिए इस बिल पर बवाल हो रहा है। चंडीगढ़ से विनोद लांबा, जी मीडिया। और सोनीपत कोर्ट परिसर में पेशी के लिए लाए गए विचाराधीन कैदी अजय और बिट्टू को पुलिस के एक जवान ने गोली मारी। इस हमले में घायल हुए कैदी की हालत गंभीर है। आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दूसरी तरफ बरोना गांव में कैदी अजय के पिता कृष्ण की 4 से ज्यादा बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरी घटना को गैंगवॉर बता रही है। एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बताया जा रहा है कि कैदी अजय उर्फ बिट्टू बरोना एक गैंगस्टर है जिस पर दर्जन भर मामले दर्ज हैं। 6 मामले हत्या के हैं और संदीप बड़वासनी गैंग के शार्प शूटर अजय उर्फ बिट्टू को नवंबर 2020 में सीआईए ने गिरफ्तार किया था। एक कृष्ण नाम के व्यक्ति के ऊपर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ 4 के आसपास लोग आए, उन्होंने फायरिंग की जिसके अंदर कृष्ण की मृत्यु हुई। और ये कृष्ण जो अजय है जिसके ऊपर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की गई थी उसी का फादर है। उसके अंदर हमने जो गाड़ी है स्कॉर्पियो जो वाइट यूज हुई है तो उसकी हम फुटेज निकलवा के और बंदों को आइडेंटिफाई करवा के उसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और दंगल गर्ल बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका की आत्महत्या मामले पर तमाम रेसलर्स ने कहा है कि पहलवानों को नंबर 1 बनने के दबाव में नहीं रहना चाहिए। सोनीपत के बजरंग अखाड़ा के पहलवानों ने भी कहा कि अगर कुश्ती में आगे बढ़ना है तो ताकत से आगे बढ़ें। कुश्ती मुकाबले में जब 2 पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो एक पहलवान को हार का सामना करना ही पड़ता है। और दंगल गर्ल्स गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने केवल 1 अंक से हारने पर अपनी जान दी थी। हरियाणा में रेसलिंग खिलाड़ियों में गम का माहौल है। कहना है खिलाड़ियों का कि एक खिलाड़ी को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। खिलाड़ी में सहनशक्ति और अनुशासन में रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। ऊना के संजीव के शव को सऊदी में दफन किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सऊदी एम्बेसी से संपर्क कर मृतक के अवशेष को भारत लाने के मामले को गंभीरता से लेने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए 5 दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। आपको बता दें कि ऊना के पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पीड़ित परिवार के वकील सुभाष ने बताया कि कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को मृतक की 23 साल की नौकरी का भत्ता परिवार को दिलाने के भी आदेश दिए। इसके लिए कोर्ट ने यह बताया है जो इंडिया में सऊदी का एम्बेसी है, न्यू दिल्ली में सऊदी का एम्बेसी है, उधर ये सीनियर ऑफिसर को पर्सनली जाके ये कोर्ट का ऑर्डर देने के लिए भी और इनको ये रिक्वेस्ट करने के लिए अभी ये कोर्ट का कंसिडरेशन में है, ये कोर्ट में पेंडिंग है, एक सीरियस मामला है और कोर्ट ने भी ये रिक्वेस्ट किया है ये इसमें कुछ टाइम फ्रेम बना के इनका बॉडी वापस लेने के लिए, एक गलती से हुई है इनका बॉडी वापस भेजने के लिए जो प्रोसीजर है वो करने के लिए बोला है। और हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान एफआरबीएम बिल के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश सरकार ने एफआरबीएम पर संशोधन बिल पारित किया जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस और सीपीआईएम ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एफआरबीएम में संशोधन प्रस्ताव पास होने से प्रदेश पर 35,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि बिल को सुझाव के लिए एडवाइजरी कमेटी के पास भेजा जाए। वहीं सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने राज्य के लिए काम नहीं कर रही जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दे देते हैं। प्रदेश सरकार उस पर ठप्पा लगा देती है।
ब्यास दरिया में फंसी 403 भेड़ बकरियों और चंबा के 2 भेड़ बकरी पालकों को रेस्क्यू किया गया। इंदौरा प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सकुशल सबका रेस्क्यू किया गया। घटना इंदौरा थाना के तहत आने वाले टांडा पत्तन ब्यास नदी पर बने पुल की हुई, जहां चंबा से अपनी 403 भेड़ बकरियों को चराने आए 2 भेड़ बकरी पालक नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए, जबकि उनका एक और भेड़ पालक साथी जन्म सिंह नदी के किनारे सुरक्षित था। चश्मदीद ने बताया कि दरिया में जलस्तर अचानक बढ़ गया और पानी चारों तरफ फैल गया। तभी दोनों के मोबाइल पर संपर्क साधा गया। उसने बचाव के लिए शोर मचाया तो स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को सूचना दी गई। तब जाकर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सभी का रेस्क्यू किया गया। ये अभियान देर रात से सुबह 10 बजे तक चलता रहा। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वालों के लिए खुशखबरी है कि अब आपको किसी होटल धर्मशाला में रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 मंजिला दुर्गा भवन का निर्माण होगा, उसी में श्रद्धालु रुक सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच MOU साइन हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।